Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 8, comparing quantities. Okay, so today we will learn about simple interest. So let's start. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि I इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100. See, we know the formula I is equal to P multiplied by R multiplied by T upon 100, where I is simple interest, P is principal, R is rate, and T for time. Okay. Now, out of the four quantities I, P, R, and T, if any three are given, then the fourth can be calculated. अगर आपको इन चार चीजों में से तीन चीजें पता है तो चौथी आप कैलकुलेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और प्रिंसिपल पूछा है, तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है हमारा? सी, फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, रेट दिया है, टाइम दिया है, P पूछा है, तो P को मैं बाहर निकालूंगी. तो देखो P के साथ जो भी चीज, जिस चीज को हम बाहर निकालते हैं, देखो एक सिंपल सा टिप है कि जो चीज हमें पूछी हो, जो हमें बाहर निकालना है, उसके साथ जो भी कुछ होता है वो नीचे आ जाता है. तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन आर टी. अगर R पूछा है बाहर तो क्या हो जाएगा? I मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी टी. और अगर T पूछा है तो क्या हो जाएगा? I मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी आर. मतलब इन तीनों में से कोई भी चीज पूछी है तो वो हम बाहर निकालेंगे, तो I जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाई आर टी हो जाएगा. अगर R पूछा है तो पी टी हो जाएगा. ठीक है. और T पूछा है तो पी आर हो जाएगा. समझ में आया? तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. ओके. सी, तो P अगर पूछा है तो 100 मल्टीप्लाई बाय अपॉन आर टी, आर पूछा है तो 100 मल्टीप्लाई बाय आई अपॉन पी टी, एंड टी पूछा है तो 100 मल्टीप्लाई बाय आई अपॉन पी आर. अंडरस्टूड? तो सिंपल है, बस फॉर्मूला आपको ठीक से याद होना चाहिए. सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो फॉर्मूला इज पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100. और अगर उन चारों में से कोई भी एक तीन चीज दी हुई और एक पूछी है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन, try this given on page number 171. You have rupees 2400 in your account and the interest rate is 5%. After how many years would you earn rupees 240 as interest? So what is given in the question? Principal is given 2400, rate of interest is given and interest is given. टाइम पीरियड पूछा है. क्या पूछा है? कि व्हाट, कितने टाइम तक आप जो है इसको इतने इंटरेस्ट के साथ पे कर पाओगे. क्या पूछा है? टाइम पूछा है. तो टाइम के लिए आप क्या करोगे? देखो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? प्रिंसिपल दिया है ना, रेट दिया, इंटरेस्ट, टाइम पूछा है. तो मैंने क्या बोला? फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100. अब हमें टी निकालना है तो हम टी को बाहर निकालेंगे. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी आर. ठीक है. डायरेक्ट भी कर सकते हो या आप फॉर्मूले को लिख के भी कर सकते हो. पहले ये वाला फॉर्मूला लिखोगे जो फॉर्मूला है, फिर टी को बाहर निकालोगे तो आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी आर. इन्होंने क्या किया? यहाँ पे आई की वैल्यू लिख दी है 240, पी है 2400, आर है 5, टी हमें फाइंड करना है अपॉन 100 अपॉन 100 है ना. अब हमने क्या किया? 100 से 20 कट हो गए तो यहाँ क्या रहेगा? 24. देखो कैलकुलेट करना है, कैसे करना है वो आपके ऊपर है. इन्होंने भी सिंपल वे में कर दिया है, या आप डायरेक्ट टी को बाहर निकाल के पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर वैल्यू पुट करते हैं फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इन्होंने इसको सिंपल करके कैलकुलेट किया है. देखो तो 100 के 20 से ये 20 कट हो गया तो यहाँ क्या बच गया? 24 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टी. अब टी को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 240 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 5. 24 से ये 240 10 टाइम कट गया. 24 जा 1 जा 24 एंड 0 एंड 5 से 10 2 टाइम कट जाएगा. देखो इन्होंने क्या किया? टी को बाहर निकाला तो 240 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाय 5. 24 से ये 240 कट गया. 24 1 जा 24 एंड 1 0 10 आ गया. अब ये 5 से 10 2 टाइम कट गया. 5 2 जा 10. तो टी कितना आ गया? 2 ईयर्स. इसका मतलब
वो कितने साल में उसको इंटरेस्ट के साथ लौटा पाएगा? आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन, ऑन अ सर्टेन सम द इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 years is rupees 450 at 5% rate of interest per annum. Find the sum. Sum मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है। फ्रॉम द डेटा, टाइम पीरियड कितना है? 3 years में। मतलब कहने क्वेश्चन है कि वो कुछ सर्टेन सम है जिसको इंटरेस्ट के साथ 3 साल में 450 इंटरेस्ट के साथ 5% रेट के 3 साल में पे करता है। तो वो सम क्या था? मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है। टाइम दिया है 3 years, इंटरेस्ट कितना दिया है? 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 5% पर एनम। और क्या पूछा है? सम पूछा है। सम मतलब कितना अमाउंट उसने लिया था वो पूछा है। तो वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? प्रिंसिपल फाइंड करना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगेन उन्होंने यहाँ सिंपल करके फिर कैलकुलेट किया है, या आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखोगे तो P इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी कर दोगे, या वैल्यूज पुट करो। इंटरेस्ट इज 450, P हमें फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5, T इज 3 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब P को बाहर निकाला तो मैंने क्या बताया था? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखो उन्होंने अब कर दिया है। या तो वैल्यू लगा के पिट कर सॉल्व करो, या पहले फॉर्मूला को सॉल्व कर लो। जैसे पी निकालना तो पी को निकाल के आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, और फिर वैल्यू पुट करो। सॉल्व होना चाहिए कैलकुलेशन। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया। ओके, सी 5 से कट गया, 5 9 जा 45 एंड 0 का 0। देन 3 से ये कट हो गया, 3 3 जा 9 एंड 0। 30 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3000। इसका मतलब सम कितना था? वो वैल्यू कितनी थी उसकी? 3000। प्रिंसिपल जो था, टोटल अमाउंट कितना लिया था उन्होंने? 3000 रुपीज लिया था। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आती है एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इन ईच केस। ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट मैंने समझाया था ना, क्या फॉर्मूला था? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, या लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ फर्स्ट, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 325। हर केस में हमें प्रॉफिट और लॉस तो निकालना है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लॉस हुआ है तो हमें लॉस परसेंट निकालना है। ओके, सी question is, what is given in this question? Cost price is 250 rupees, selling price is 325 rupees. Which one is bigger? Selling price is bigger, na? SP is greater than cost price. It means what happened? Profit is happened. So profit is equal to SP minus CP. Profit कैसे निकालेंगे? Selling price से cost price को minus कर देंगे तो मालूम चलेगा कितना profit हुआ। So 325 minus 250 is equal to rupees 75। तो प्रॉफिट निकल गया हमारा, कितना प्रॉफिट हुआ है? 75 रुपीज का। नाउ प्रॉफिट परसेंट, फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट इज 75 है ना, और ये कितना है? कॉस्ट प्राइस इज 250 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। सी 25 3 जा 75 एंड 25 10 जा 250, 10 10 जा 100 and 10 3s are 30. It means required profit is rupees 75. Profit कितना आया था हमारा? ये 75 and profit percent is 30%. समझ में आया? कॉस्ट प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस दिया था। फर्स्ट यू चेक which one is bigger, so selling price is bigger. It means profit is happened. First you find the profit, then calculate the profit percent. Clear? Okay, now next question. In second question, here a refrigerator bought for rupees 12,000 and sold at rupees 13,500. So cost price is 12,000, selling price is 13,500. Which one is bigger? Selling price is bigger, same as it is. The profit is equal to SP minus CP. कितना आया? 15,000, 1,500 है ना, 1,500 जो है वो, हाँ, so ठीक है, 1,500 प्रॉफिट आया। नाउ प्रॉफिट परसेंट, सेम फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट इज 1,500,
मल्टीप्लाई बाय 100 12,000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सी इधर कितने 3 जीरो है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट हो गया। नो 2 3 से कट करें, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 and 0. Now 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. It means 25 upon 2%. कितना प्रॉफिट परसेंट आया? 25 अपॉन 2%। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो या डेसिमल में भी लिख सकते हो, है ना। जैसे 25 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, सो 2 1 जा 2, नाउ डाउन 5, 2 2 जा 4, नाउ 5 minus 4 1, डेसिमल लगा के 0 लेंगे एंड 2 5 जा 10। सो कितना आ गया? 12.5%। तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हो या उसको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे। पहले कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस देखा, क्या बड़ा था दोनों में? सेलिंग प्राइस बड़ा था, मतलब प्रॉफिट हुआ। तो फर्स्ट यू फाइंड द प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट फाइंड किया, उसके बाद दोनों में प्रॉफिट परसेंट पूछा था, प्रॉफिट परसेंट निकाला। नाउ सी अ कपबोर्ड बॉट फॉर ₹2,500 and sold at ₹3,000. Again here selling price is greater than cost price, है ना। cost price is 2,500 and selling price is 3,000. so profit निकालेंगे, 3,000 minus 2,500, 500 आया। profit percent, profit upon cost price multiply by 100, तो profit is 500, cost price is 2,500 multiply by 100। अब इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने में क्या करेंगे, देखो ये 2 0 से ये 2 0 कट। नाउ 25 2 जा 50 एंड 0 का 0, 20 21 जा 20, 20%। आंसर क्या है? 20%। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना था इसमें? 500 रुपीज एंड प्रॉफिट परसेंट कितना था? 20% इज द आंसर। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन था अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड इट फॉर ₹150। अब यहां इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि 250 रुपीज में उसने वो स्कर्ट खरीदी और बेची कितने में? 150 रुपीज में। इट मीन्स selling price is greater than, sorry, cost price is greater than selling price. So what will be happen? Loss is happen. The formula is loss is equal to CP minus SP. तो फाइंड किया तो कितना है? 100 रुपीज का लॉस हुआ। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लॉस परसेंट? लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस कितना हुआ है? 100 रुपीज का। कॉस्ट प्राइस कितना था? 250। सी 1 0 से ये 1 0 कट हुआ। नाउ 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। नाउ 5 2 जा 10, 0 का 0, नाउ 22 जा 40। तो कितने परसेंट लॉस हुआ है उसको? 40% लॉस हुआ है। समझ में आया? 4 क्वेश्चन में से 3 में प्रॉफिट हुआ था तो 3 में प्रॉफिट परसेंट निकाला, और खाली डी क्वेश्चन में लॉस हुआ था तो हमने क्या निकाला? लॉस परसेंट निकाला। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द व्यू ऑफ डूएस डायरेक्टेड क्वेश्चंस में आते हैं कि आपको रेशियो में दिया हुआ है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज, मतलब हर एक पार्ट का परसेंट निकालना है। जैसे 3:1, तो 3 कितना परसेंट है और 1 कितना परसेंट है। तो इसको करने का सबसे सिंपल वे है, जितना भी रेशियो दिए हो उन सबका पहले टोटल कर लो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज 3:1, सम ऑफ द रेशियो पार्ट्स, दोनों का सम, तो 3 + 1 = 4, तो टोटल पार्ट कितने हो गए? 4। अब उसमें से फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 3/4, और सेकंड पार्ट का परसेंटेज फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/4। 4 में से 3 पार्ट एंड 4 में से 1 पार्ट, टोटल पार्ट कितने हैं? 4, है ना। 3:1 हमने पहले क्या किया? टोटल पार्ट्स फाइंड कर लिए। तो 3:1 था, दिस इज द सिंबल ऑफ रेशियो, तो 3:1, इट मींस 3 + 1 = 4, टोटल पार्ट 4 है। तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या बोला? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 3/4, मतलब 4 में से थर्ड 3 पार्ट है, पहला पार्ट, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व किया तो सी 4 2 जा 8, नाउ 2 रिमेनिंग, 54 5 जा 20 एंड 25 3 जा 75%। and percentage of second part 1/4 multiplied by 100, again it is converted 4 20
5 एंड 25 बन जाए 25। सी 75 प्लस 25 100% हो गया दोनों का मिला के। तो समझ में आया किस तरीके से निकालते हैं। अगर हमें परसेंट निकालना हो तो जो भी रेशो दिया हो उनको पहले सम करके टोटल पार्ट निकालो, फिर टोटल में से हर एक पार्ट का अलग अलग परसेंटेज निकालो। सी सेकंड क्वेश्चन 2:3:5, पहले सबका सम निकाला 2 + 3 + 5 10%। तो फर्स्ट पार्ट का तो 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब कट कर देखो 10 10 जा 100, 10 2 जा 20, 10 10 जा 100, 10 3 जा 30, 10 10 जा 100, 100 10 5 जा 50। देखो 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 20 100 हो गया सब मिला के 100%। तो इस तरीके से हम रेशो को ईच रेशो के हर पार्ट का परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। सब एक जैसे हैं, जितना भी रेशो दिए होंगे तो सबको पहले क्या करना है, टोटल पार्ट निकालना है, फिर टोटल पार्ट में से फर्स्ट पार्ट का परसेंट जितना टोटल आएगा उसमें से जो भी पहला रेशो होगा, जैसे यहाँ पे 1 है तो टोटल पार्ट कितना है 8, तो 1/8 फ्रैक्शन बन गया। या सेकंड पार्ट क्या है 2, तो 2/8 फ्रैक्शन बन गया। थर्ड क्या है 5, 5/8 बन गया एंड मल्टीप्लाई बाय 100 और उनको आप सॉल्व कर लोगे। जो कट के आता है मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो और डेसिमल में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन इज द population of a city decrease from 25,000 to 24,500, find the percentage decrease। देखो मैंने ट्राई दीज इसीलिए कराए थे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि क्या है। अब एक्सरसाइज में सब मिक्स टाइप के क्वेश्चंस है। अब मैंने आपको डिक्रीज परसेंटेज और इंक्रीज परसेंटेज का भी फॉर्मूला बताया था, है ना। तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है उसकी 25,000 उसकी पॉपुलेशन थी, अब वो डिक्रीज हो गई है। तो डिक्रीज पॉपुलेशन कितनी है 24,500। तो कितनी डिक्रीज हुई है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा 25,000 से 24,500 को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो कितना आया 500, कितना आया 500, मतलब 500 जो है वो कम हो गई है। सो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। देखो इन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा है पर आपको लिखना है, आप लिखोगे तो आपको तभी याद होगा। क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज अमाउंट ऑफ डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यहाँ पर डिक्रीज कितना है हुआ है 500 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको कट करेंगे तो ये 20 से ये 20 कट हो गया और ये 10 से इसका 10 कट हो जाएगा। नाउ 25 2 जा 50, 2 1 जा 2, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है 2% जो है वो पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है। समझ में आया है ना। पर आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है, यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा लेकिन आपको लिखना है। क्या फॉर्मूला था परसेंट ऑफ डिक्रीज का, अमाउंट ऑफ डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अरुण बॉट अ कार for rupees 3,50,000. The next year the price went up to rupees 3,70,000. 3,70,000. What was the percentage of price increase? अब इसमें क्या पूछा है, इंक्रीज पूछा है। उस क्वेश्चन में क्या था, डिक्रीज था। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 3,50,000। अब प्राइस इंक्रीज कितना हो गया 3,70,000। तो पहले हम इंक्रीज इन प्राइस निकाल लेंगे। इंक्रीज इन प्राइस में 3,70,000 से 3,50,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 20,000। तो कितना इंक्रीज हो गया प्राइस में 20,000 का। नाउ फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अमाउंट ऑफ इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो इंक्रीज कितना है 20,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना। एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हो या फिर आप मैंने बोला डेसिमल में भी लिख सकते हो। सॉल्व करके बताओ, देखो कितने जीरो है 1 2 3 4, ये 4 0 से इसके 4 0 कट हो गए। नाउ 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 22 जा 40, 40/7%। नाउ 40 को डिवाइड करो 7 से तो दिस इज द आंसर। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट फाइंड करना तो इजी है ना। आपको जो दिया है पहले वो लिखो, फिर देखो इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज परसेंट का वैल्यू फॉर्मूला लगाना है और डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लगाना है।
नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? Now see, क्वेश्चन में उसने कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कि एक टीवी उसने 10,000 रुपीज में खरीदा और उसको 20% के प्रॉफिट में बेचा है, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मुझे उसके इससे मुझे कितना पैसा मिला, मतलब सेलिंग प्राइस पूछा है ना कि 10,000 में तो उसने खरीदा था, उसमें उसने 20% के प्रॉफिट पे उसको बेचा है, तो मतलब फायदे में बेचा है तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस इज गिवन, प्रॉफिट इज गिवन, नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें इस तरीके क्वेश्चन दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस पूछा है, या लॉस परसेंट दिया हो तो कॉस्ट प्राइस पूछा हो, तो उसके ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये वाला लिखना रह गया था उस दिन पेपर में जो लिखे थे, लिख के देना था, पर ये आप याद कर लेना अभी। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, 1 प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट 20%, तो 20 आ गया अपॉन 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो ये तो किससे कट गया, 20 1 जा 20 एंड 25 जा 100, है ना। अब ये क्या बन गया हमारा, देखो 1 प्लस एक्सक्यूज में 1 अपॉन 5, ये फ्रैक्शन बन गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 5, नाउ 5 1 जा 5 प्लस 5 1 जा 5, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। ऐसे यहाँ पे 6 अपॉन 5 आया, देखा आपने क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया था 1 प्लस 1 अपॉन 5। अब ये फ्रैक्शन बन गया ना, या तो ऐसे करो या फिर दूसरा मेथड क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिखाया है मैंने आपको, है ना। देखो क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन क्या बन गया, 1 प्लस 1 अपॉन 5। अब हमको इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर हम एडिशन कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका जिसका कोई डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1, तो इसको मैं क्या करूं कि नीचे 5 आ जाए तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या बन गया 5 अपॉन 5। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गए, तो 5 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5, ये कैसे हो गया लाइक फ्रैक्शन, तो 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 5। डिनोमिनेटर प्लस नहीं होते हैं, ये याद रखना, लाइक फ्रैक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर प्लस हो जाते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 6 अपॉन 5। अब 5 से इसको कट कर दो, 5 2 जा 10, नाउ 0 0 0, अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, तो कितना आया 12,000। इसका मतलब उसको कितने पैसे मिले वो बेचने के बाद, टीवी बेचने के बाद 12,000 रुपीज, है ना। तो कितने का परसेंट, मतलब उसको 2,000 रुपीज का फायदा हुआ। समझ में आया क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट करेंगे। तो बस ये इसमें फॉर्मूले हैं और कैलकुलेशन ही ध्यान रखना, बाकी बहुत इजी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से समझ के करना है कि क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पर इसके लिए पहले आपको फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। अब सेकंड 6 क्वेश्चन, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज 13,500, शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट विच द बॉट इट। अब उसने वॉशिंग मशीन जो बेच, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब 13,500 उसका सेलिंग प्राइस है, उसको लॉस हुआ है 20% का, और क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस, सेम जैसे उसमें सेलिंग प्राइस निकाला था हमने, यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। पर इसके फॉर्मूले में क्या फर्क है, यहाँ पे एसपी इज इक्वल टू सीपी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 था, यहाँ पे एसपी इज इक्वल टू सीपी 1 माइनस लॉस अपॉन 100 होगा, बस ये दोनों में याद रखना है। प्रॉफिट वाले में एसपी इज इक्वल टू सीपी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, और यहाँ पे एसपी इज इक्वल टू सीपी 1 माइनस लॉस अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस कितना है 13,500, कॉस्ट प्राइस पूछा है 1 माइनस लॉस कितना है 20%, तो 20 अपॉन 100, फिर अगेन ये 21 जा 20 और ये कट जाएगा
5 जा 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन किया था 6/5 आता, क्यों? क्योंकि प्लस था, अब यहाँ पे माइनस है तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 4/5। अब कॉस्ट प्राइस को बाहर निकालेंगे। देखो अब ये कैसा बन गया, 13,500 इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब इसको CP मल्टीप्लाई बाय 4 को बाहर निकालो तो ये कितना हो जाएगा, 13,500 मल्टीप्लाई बाय 5। अब CP इज इक्वल टू 13,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4। समझ में आया? इस तरीके से किया, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको बताया जिसके साथ CP मल्टीप्लाई बाय 4 जिसके साथ वैल्यू होती है वो नीचे आ जाता है, तो CP को हम बाहर निकालेंगे तो 13,500 मल्टीप्लाई बाय 5/4 हो जाएगा। 4 से कट हो गया, देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 0 का 0, देन मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर आएगा 16,875। इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 16,875 थी, और उसने बेची कितनी, 13,500 में। तो इसका मतलब उसको लॉस हुआ ना, लिखा ही है लॉस हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। तो बस इस पे ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, एंड अगर लॉस परसेंट है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 माइनस लॉस अपॉन 100। ठीक है, नाउ 7th क्वेश्चन। Chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio of 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि चौक होते हैं लिखने वाले चौक, उसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन इस रेशो में है 10 + 3 + 12। फाइंड द 10 कितना है कैल्शियम, 3 कितना है कार्बन और 12 कितना है ऑक्सीजन। सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक। कार्बन का परसेंटेज पूछा है, तो जब मैंने आपको बोला किसी का भी परसेंट पूछा, हम इस पर तीनों का भी परसेंट फाइंड कर सकते हैं, पर हमें सिर्फ कार्बन का पूछा है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल पार्ट निकालना पड़ेगा। तो sum of ratio part is 10 + 3 + 12 is equal to 25। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन कितना है 3, तो 3/25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 4 जा 100, 4 3 जा 12, 12% आंसर आ गया। अगर कैल्शियम का पूछा होता तो 10/25 मल्टीप्लाई बाय 100 करके सॉल्व कर देते। ऑक्सीजन का पूछा होता तो 12/25 मल्टीप्लाई बाय 100 करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इफ अ स्टिक ऑफ chalk carbon is 3 gram, what is the weight of the chalk stick? Now weight of carbon is 3 gram, the weight of chalk is 33 multiplied by 25 gram is equal to 25 gram. Hence the weight of chalk is 25 gram. Why? देखो इन्होंने पूछा है कि इफ अ स्टिक ऑफ chalk carbon is 3 gram, तो व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक। अगर चॉक स्टिक में कार्बन जो है वो 3 ग्राम है तो चॉक स्टिक का वेट कितना होगा। सोचो अगर सपोज मानो चॉक का वेट कितना है, x है सपोज, ठीक है, तो और कार्बन कितना है, कितना परसेंट है चॉक के अंदर, 12%, तो 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3। नाउ 12/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3। तो x को अगर मैं बाहर निकालूंगी, x इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3/12। सो 3 4 जा 12, 3 1 जा एंड 4 2 जा 8, 4 5 जा, तो 25 ग्राम, 25 1 जा 25 ग्राम। तो वेट कितना हो गया उसका चॉक का, 25 ग्राम। समझ में आया किस तरीके से किया मैंने, ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा है, सिंपल देखो उसमें दिया है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक 12% है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर उसका कार्बन 3 ग्राम है तो चॉक का वेट कितना होगा। तो चॉक का वेट सपोज अगर x है ना, तो 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3 ग्राम उसका वेट है, तो 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3, सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 25 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। ओके
मैं इसको अलग से लिख के दूंगी, ये मत लिखना आप नोटबुक में, जो मैं लिख के दूंगी पेपर में लिख के वो लिखना आप नोटबुक में, ठीक है? ये नहीं समझ में आएगा आपको। नाउ Amina buys a book for rupees 275 and sell it as a loss of 15%. How much does sell it for? Cost price कितना है? 275 है, लॉस परसेंट कितना है? 15%। तो क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस पूछा है। सेम फॉर्मूला, सीपी 1 माइनस लॉस अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस इज 275, 1 माइनस लॉस कितना है? 15। सॉल्व करेंगे, देखो एज इट इज है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये आप चेक कर लेना, बिल्कुल पहले की जैसा है। लॉस परसेंट निकालना है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। दो केस दिए हुए हैं और क्या फाइंड करना है? अमाउंट। अमाउंट मतलब इंटरेस्ट निकाल के फिर प्रिंसिपल के साथ ऐड करके। फर्स्ट प्रिंसिपल इज 12% एट 1200 एट 12% पर एनम। सो प्रिंसिपल कितना है? 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% और टाइम कितना है? 3 years। सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर आंसर आ गया। उस आंसर को क्या किया हमने? 432 आया। अब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसको हम प्रिंसिपल और अमाउंट को, इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन सेम है, गिवन प्रिंसिपल। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो प्रिंसिपल 7500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम तो 3 years है, तो लिखा प्रिंसिपल रेट टाइम, इंटरेस्ट फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया तो 1125 आया। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है? 7500 प्लस उसमें हमने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो हमें टोटल अमाउंट मिल गया 8625। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट रेट गिव रुपीज 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 56,000 इन 2 years? क्या पूछा है? रेट पूछा है। इंटरेस्ट दिया हुआ है, देखो आई दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। सी प्रिंसिपल इज गिवन, इंटरेस्ट इज गिवन, रेट इज गिवन। मैंने फॉर्मूला बताया था, रेट को बाहर निकाला तो 100 मल्टीप्लाई बाई आई अपॉन पी मल्टीप्लाई बाई टी। वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, आंसर इज 0.25%। तो रेट आर हमने फाइंड कर लिया, है ना? नेक्स्ट में, if Meena gives an interest of rupees 45 for 1 year at 9% per rate, what is the sum has borrowed? sum मतलब प्रिंसिपल पूछा है इसमें, तो P पूछा है, इंटरेस्ट दिया है 45, रेट ऑफ टाइम दिया है 1 year, तो देखो रेट पर एनम मतलब 1 year, और रेट ऑफ परसेंट क्या दिया है? 9%। तो प्रिंसिपल को हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाई आई अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई टी। वैल्यूज पुट करो, 9 5 जा 45, 500 जा 500, तो प्रिंसिपल क्या आ गया? 500। नाउ एक्सरसाइज फिनिश, है ना? सिर्फ इसमें फॉर्मूलेस और कैलकुलेशन है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, आपको ध्यान से वो चीज देखनी है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट यू राइट डाउन दीज थिंग्स एंड देन कैलकुलेट। सी फॉर्मूलेस याद होंगे तो आपको सिंपल इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि प्रिंसिपल फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में दिख रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे, जो जो चीज दी हुई है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो, है ना? इसमें ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन एटलीस्ट 4 मार्क्स में आता है कि टाइम दिया है 3 years में और अलग अलग प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और अमाउंट पूछा है, तो इंटरेस्ट फाइंड करो। जो इंटरेस्ट आएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करके नहीं लिखा है, इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो। ये 20 से 20 कट हो गया, है ना? 12 12 जा 144 होता है, 144 3 जा 144, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, 3 1 जा 3 और 4 432 आया। 432 यहाँ पे इस तरह का आप लिख देना 432। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से आपको ये सम करने हैं, है ना? इजी और मजा आता है, सब कैलकुलेशन वाले सम ज्यादा मिलते हैं ना, फिर मजा आता है। तो इसमें अलग अलग हमको 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक ये था और एक ये था, दोनों के हम अमाउंट इंटरेस्ट, बस ये ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि इंटरेस्ट पूछा है कि अमाउंट पूछा है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट पूछा होगा तो इंटरेस्ट ही निकालना है, लेकिन अगर अमाउंट पूछा होगा तो उसके लिए पहले आपको इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, जैसे इसमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, फिर उसको प्रिंसिपल के साथ ऐड करोगे तो अमाउंट निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। बस इसमें लॉस परसेंट दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस पूछा हो, तो आपको देखना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस परसेंट दिया है। अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है तो फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, और अगर लॉस परसेंट दिया है तो फॉर्मूला हो जाएगा एसपी इज इक्वल टू सीपी 1 माइनस लॉस अपॉन
100। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये आपको सारे सम एक्सरसाइज में पीडीएफ भेजूंगी अपनी नोटबुक में कर लेना है, और यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अब ये नोटबुक आपको कब मुझे चेकिंग में देनी है। तो जिस दिन ये नोटबुक आप मुझे देने आओगे उसी दिन आप अपनी पहली वाली नोटबुक लेके जाओगे, जिससे कि हम नया चैप्टर शुरू करें तो आप उस नोटबुक में लिखना शुरू कर सको। ओके, सो बाय एंड टेक केयर।